हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का यह हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट को किया है। उनका विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने किया है, व्याख्यात्मक रूप से उनको सभी हलों को देखा है, स्पष्टीकरण को हम लोगों ने देखा है और उनको समझा है। उसी तरीके से आज हम लोग फिर इस प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे, व्याख्यात्मक रूप से इसका हल करेंगे, हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, प्रश्नों को समझेंगे, प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे और एक एक विकल्प पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई विकल्प जो है सही है तो क्यों है, और जो अन्य 3 विकल्प हैं उनका क्या मतलब है, क्यों गलत हैं। तो सभी विकल्पों पर हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। जो चीज़ें आप लोगों को नहीं आ रही हैं या चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो उनको आप लोग नोट करते रहिए और घर पर रिवीजन के तौर पर उन्हें पढ़ते रहिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलता रहेगा। तो इस सेशन में 20 कुल प्रश्न हैं, जहाँ पर हम लोग स्पष्टीकरण सहित 20 प्रश्नों में हम लोग 60 से 70 प्रश्नों को देखेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। और यह वीडियो जो है यूपीपी के लिए बेहतर रहेगा, यूपीएसआई, आरओ, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर कोई भी ऐसी परीक्षा जहाँ पर आपसे हिंदी का व्याकरण पूछा जाएगा, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो की। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निषेध का समानार्थी नहीं है। यहां पर जो शब्द दिया है निषेध, इसका हमें बताना है कि कौन सा समानार्थी नहीं है। क्या रात्रि होगा, रजनी होगा, तम होगा या फिर निशा होगा। तो यहां हम विकल्पों की बात करें तो जो रात्रि है, रजनी है और निशा है, ये सभी निषेध के पर्यायवाची हैं। निषेध यानी कि रात्रि, रात्रि के सभी पर्यायवाची हैं, परंतु जो तम है ये इसका विकल्प सही होगा कि तम जो है वो निषेध का पर्यायवाची नहीं है या फिर समानार्थी नहीं है। अगर ये निषेध का नहीं है तो फिर किसका है, तो आप कहेंगे ये अंधकार का है। किसका है? अंधकार का है। इसे हम लोग अंधेरा कहेंगे, अंधियारा कहेंगे, ठीक है, तमस कहेंगे, तिमिर कहेंगे, क्या कहेंगे, तिमिर कहेंगे, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2, उन्मूलन शब्द का विलोम है। तो यहां पर जो शब्द दिया है उन्मूलन, इसका कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विलोम हो जाएगा। क्या आमूलन होगा, निमीलन होगा, समूलन होगा या फिर रोपड़ होगा। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि उन्मूलन का जो विलोम होता है वो रोपड़ होता है। इसी प्रकार से एक शब्द होता है उन्मीलन। क्या होता है? उन्मीलन। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछ दिया जाता है और आप उन्मूलन और उन्मीलन में कंफ्यूज होकर आप रोपड़ लगा देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। उन्मीलन का जो विलोम होगा वो निमीलन होगा, जबकि उन्मूलन का रोपड़ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कौन सा युग्म भंवरा तथा सहेली को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम बात करें कि कौन सा विकल्प सही होगा, क्या भ्रमर और भंवर होगा, आदि या आदि होगा, अल या आली होगा या अली या फिर आली होगा। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो हम बात करें अगर भंवरा, तो भंवरे को क्या कहते हैं, भंवरे को कहते हैं भ्रमर, ठीक। भ्रमर को क्या कहते हैं, अली कहते हैं, ठीक है। सहेली का जो होता है वो आली होता है। क्या होता है? आली होता है या फिर अली होता है, ठीक। ये दोनों मिल जाएंगे। तो हम देखेंगे कि किसमें यहां भ्रमर है लेकिन यहां अली या आली नहीं है, तो यह विकल्प गलत होगा। ये दोनों गलत होंगे। यहां अली और आली ये दोनों समानार्थी हैं, ये किसके, ये सहेली के पर्याय हैं। तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आदि का मतलब होता है शुरुआत से और आदि का मतलब होता है किसी चीज में रमना, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। यहां हमें बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं होगा। क्या बनावट होगा, छाता होगा, सूर्य होगा या फिर अमरूद होगा। तो आप सभी जानते हैं कि पुल्लिंग कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे कि विकल्प ए बनावट जो है ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। बाकी दिए हुए सभी शब्द पुल्लिंग हैं। इसके आप प्रयोग करके भी आधार पर देख सकते हैं, प्रयोग के आधार पर भी देख सकते। जैसे बनावट अच्छी है, क्या है, अच्छी है। ई या ई की मात्राएं जो है ये पुल्लिंग तो को दर्शाती हैं, तो इसलिए यहां पर पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5,
किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? क्या वस्तु होगा, क्या अक्षर होगा, माता होगा या फिर भाई होगा? तो यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि जो है अक्षर है ये आपका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। वस्तु एक वचन है और वस्तु का बहुवचन क्या होगा? तो आप कहेंगे वस्तुएं हो जाएगा। माता का माताएं और भाई का भाइयों। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा शब्द नहीं है? यहां पर कहा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो कौन सा यहां पर विकल्प होगा? क्या प्रथम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष होगा या फिर अन्य पुरुष होगा? तो कौन सा विकल्प होगा? अगर आपसे सर्वनाम के भेद पूछे जाए तो आप बताएंगे सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनामों की संख्या पूछी जाए तो आप बताएंगे सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है। तो जो एक भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम यहां दिया है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आप कहेंगे 3 भेद। कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो कौन सा हमारा विकल्प सही होगा जो इसका उत्तर हो जाए? तो आप कहेंगे विकल्प ए बिल्कुल सही होगा कि प्रथम पुरुष जो है यह सर्वनाम का भेद नहीं होता है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, उस ग्रंथ में 500 प्रश्न हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। हमें बताना है कि जो उस शब्द दिया है यह कैसा शब्द है? क्या यह गुणवाचक विशेषण है, क्या यह परिमाणवाचक विशेषण है, क्या संकेतवाचक विशेषण है या फिर व्यक्तिवाचक विशेषण होगा? तो कौन सा यहां पर विकल्प सही होगा ए बी सी डी में? अगर आपसे पूछा जाए विशेषण, क्या पूछा जाए कि विशेषण क्या होते, तो आप बताएंगे कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो आप बताएंगे गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो 4 प्रकार के हो गए। ठीक है, लेकिन उस कैसा शब्द है? तो यहां पर जो उस दिया है वो आपका संकेतवाचक विशेषण होगा। विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है निश्चय बोधक वाक्य की पहचान कीजिए। निश्चय बोधक यानी कि निश्चय बोधक का मतलब क्या होगा? क्या विकल्प ए होगा सूर्य निकल रहा है, क्या चंद्रमा किरणें बिखेर रहा है, विकल्प सी यात्री बस से गिर पड़ा या फिर बालक चल दिया? तो कौन सा विकल्प होगा? निश्चयवाचक या निश्चय बोधक मतलब जो पूरी तरीके से किसी चीज को निश्चित कर दे। ठीक है, पूरी तरीके से निश्चित कर दे कि कार्य कंप्लीट हो गया, तो वहीं पर जो है निश्चयवाचक होता है या निश्चय बोधक होता है। तो यहां कहेंगे सूर्य निकल रहा है यानी कि पूरी तरीके से नहीं निकला है, अभी निकल रहा है यानी कि निश्चय नहीं हुआ। कह रहे चंद्रमा किरणें बिखेर रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। बालक चल दिया मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ उसने चलना प्रारंभ किया है। लेकिन यहां बात कर रहे हैं विकल्प सी हो जाएगा, यहां पर निश्चय बोधक वाक्य होगा यात्री बस से गिर पड़ा यानी कि अब वो गिर गया है, पूरी तरीके से गिर चुका है, तो कंप्लीट हो गया है, इसलिए यहां पर ये निश्चितता को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए निश्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, तात्कालिक वर्तमान क्या है? तात्कालिक वर्तमान क्या है कि तत्कालिक मतलब जो तत्काल में हो रहा हो। राजेश गाता है, राजेश गाता है होगा क्या? क्या राधा सो रही है, क्या मोहन गाता होगा या फिर ट्रेन आती हो तो दौड़ो? कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा? तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहां पर तात्कालिक वर्तमान का मतलब होता है कि ऐसा वाक्य जिसमें यह पता चले कि कार्य जो है वर्तमान में हो रहा है। तो वर्तमान में हो रहा है, आप जानते हैं रहा है, ये रही है, ये क्या है? ये वर्तमान काल में हो रहे कार्य को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहां पर विकल्प भी होगा। तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण है राधा सो रही है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है।
कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या विकल्प ए सुनने का विषय है, क्या जानने का विषय है, बोलने का विषय है, या फिर समझने का विषय है। तो आप समझ पाएंगे कि वाच्य वाच्य बना है किससे, बोलने से, यानी कि वाचक से बना वाच्य। तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि बोलने का विषय है वाच्य। ठीक है, बोलने का विषय है वाच्य। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, अच्छाई में कौन सा प्रत्यय लगा है। अच्छाई में कौन सा प्रत्यय लगा है। क्या आई प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय लगा है, छाई प्रत्यय लगा है, या फिर ई प्रत्यय लगा है। तो यहां कौन सा विकल्प होगा, विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अच्छाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या तव धन लीन होगा, तल धन लीन होगा, ततः धन लीन होगा, या फिर तत् धन लीन होगा। तो कौन सा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। तो यहां पर जो विकल्प होगा वो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, तत् धन लीन हो जाएगा। ठीक है, तत् धन लीन हो जाएगा। और इसका जो सूत्र रहेगा, मतलब उसको क्या, ता ऐसे है, तल्लीन है, तो यहां हम लोग इसको इस तरीके से ता या दा के बाद यदि ला आए, ता या दा के बाद यदि ला आए, तो ता और दा दोनों ही किसमें, ये ला में बदल जाएंगे। किसमें, ला में बदल जाते हैं। तो यहां पर विकल्प डी सही होगा। और अगर आपसे पूछे तल्लीन में संधि कौन सी है, तो आप बताएंगे कि तल्लीन में व्यंजन संधि होगी। क्या होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा है, यथा रुचि में समास है। यथा रुचि में कौन सा समास होगा। क्या तत्पुरुष समास होगा, क्या बहुब्रीहि समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, या फिर द्वंद्व समास हो जाएगा। तो कौन सा यहां पर विकल्प सही हो जाएगा, तो बात करें इसके, तो यहां पर जो है आपका विकल्प सी, यानी कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का मतलब है कि पहला पद कैसा होना चाहिए, तो पहला पद यहां पर अव्यय होना चाहिए। तो यथा, जब इसका हम सामासिक विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा यथा धन रुचि। ठीक है, तो यहां पर यथा धन रुचि हो जाएगा। और यहां पर जो है दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि जब इसको हम कहेंगे रुचि के अनुसार। और यथा हमारा जो है ये अव्यय शब्द है। ठीक है, तत्पुरुष समास आप जानते हैं कारक चिन्हों का लोप रहता है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रश्न नंबर 14, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्या मूर्ख बन जाना होगा, क्या अपमानजनक बात कहना होगा, क्या बुद्धि भ्रष्ट होना होगा, या फिर बेफिक्र होना होगा। तो यहां कौन सा विकल्प सही होगा कि अक्ल पर पत्थर पड़ना प्रयोग में भी आया जाता है। जब हम लोग कुछ गलतियां करते तो क्या कहा जाता है, तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे का। तो मतलब है कि बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई थी का। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई का, है ना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। प्रश्न नंबर 15 बहुत ही बेहतर प्रश्न है। अलंकार से यह प्रश्न पूछा गया है। ऊषा सुनहले वी तीर बरसाती, ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा, ये आप लोग बताएंगे। कह रहा है कि ऊषा सुनहले तीर बरसाती। क्या मानवीकरण अलंकार होगा, क्या दृष्टांत अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा, या फिर विरोधाभास अलंकार होगा। तो यहां पर जो विकल्प होगा वो विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। मानवीकरण हो जाएगा, लेकिन क्यों हो जाएगा, यहां कह रहा है कि ऊषा, ऊषा क्या कर रही है, तीर बरसा रही है। ठीक है, तीर बरसा रही, ऊषा का मतलब होता है सवेरा। ठीक है, सवेरा सुनहले तीर बरसाती है, यानी कि ये काम कैसा कर रहा है, मानव की तरह व्यवहार में है कि भाई
तीर बरसाने का कार्य मानव का है, लेकिन यहां कौन कर रहा है, उषा कर रही है। तो जो मानव की तरह व्यवहार करे, मानव न हो, ठीक है, मानव न हो यानी कि मनुष्य न होते हुए भी मनुष्य जैसा व्यवहार करे, वहीं पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर 16, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? क्या 2 उपभाषाएं हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं? कौन सा यहां पर विकल्प हो जाएगा? तो आप लोग बताएंगे कौन सा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें हिंदी की उपभाषाओं की, तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं हैं। और बोलियों की बात करें तो हिंदी की 17 बोलियां हैं। कितनी हैं? तो आप कहेंगे 17 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हो जाती हैं? तो आप कहेंगे पश्चिमी हिंदी, मैं पीछे भी बता चुका हूं। दूसरे की बात करें तो इसको हम कहेंगे पूर्वी हिंदी। तीसरे की बात करें तो क्या कहेंगे? बिहारी हिंदी। चौथे की बात करें तो क्या कहेंगे? राजस्थानी हिंदी। और पांचवे की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे? पहाड़ी हिंदी। तो कुल 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की, और इन 5 उपभाषाओं में 17 बोलियां हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी में खुद 5 बोलियां हैं। ठीक है, आप जानते होंगे। ठीक है, ओके, आप लोग इनको पढ़ भी लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा यहां पर। प्रश्न नंबर 17, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह आपको प्रश्न बताना है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्या बाल गंगाधर तिलक जी थे? क्या मुंशी आयंगर जी थे? बाल गंगाधर खेर जी थे? या फिर काका साहब कालेलकर जी थे? कौन सा यहां पर विकल्प सही हो जाएगा? तो यहां पर अगर हम बात करेंगे कि विकल्प की, तो विकल्प यहां पर हमारा सी हो जाएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? तो आप बताएंगे बी जी खेर इन्हें कहा जाता है, बाल गंगाधर खेर कहा जाता है। और राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो गठन आप बताएंगे कि 1955 में हुआ था। ठीक है, 1955 में हुआ था। और अगर आपसे डेट तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी लिखेंगे हम लोग 7 जून। कितना? 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, और जिसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर जी थे। और भाषाई आधार पर बना पहला प्रांत कौन था? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश 1956। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो यहां हमें बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी कि इसमें 3 विकल्प गलत लिखे होंगे, लेकिन एक सही होगा। तो हमें सही बताना है कौन सा होगा। क्या आगामी होगा, केंद्रीय होगा, अधीन होगा, या फिर दीक्षा होगा? कौन सा यहां पर विकल्प सही हो जाएगा ए बी सी डी में? तो यहां विकल्प की बात करें तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अधीन जो है ये शुद्ध लिखा है। आगामी शब्द गलत होता है, इसका शुद्ध क्या होता है? आगामी होता है। क्या होता है? आगामी होता है, इसका शुद्ध होता है, ये सही है और ये गलत है। केंद्रीय गलत है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? तो आप कहेंगे केंद्रीय होता है। क्या होता है? केंद्रीय होता है। जबकि दीक्षा भी गलत लिखा है, इसका शुद्ध जो है शब्द कैसे लिखा जाता है? तो ये हो जाता है दीक्षा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? यहां पर आपसे पूछा गया है कि भेद कितने हैं। क्या 5 भेद होंगे? क्या 6 भेद होंगे? 11 भेद होंगे? या फिर 18 होंगे? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हो जाएंगे? तो आप बताएंगे सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए कुल सर्वनाम कितने होते हैं, कुल सर्वनाम, तो आप बताएंगे 11 होते हैं। ठीक है, और भेद की बात की जाए, प्रकार की बात की जाए, तो आप बताएंगे 6 होते हैं। प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? हमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। क्या अग्र हो जाएगा, क्या आग हो जाएगा, आज हो जाएगा, या फिर आंख हो जाएगा? कौन सा यहां पर विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प में तत्सम शब्द दिया हुआ है?
तो यहां पर जो विकल्प हमारा हो जाएगा, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा कि अग्र जो है ये तत्सम शब्द होगा। इसका तद्भव क्या होता है, तो आप कहेंगे तद्भव अगला होता है। क्या होता है? अगला होता है। ये है आपका तद्भव, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। आग जो है ये आपका तद्भव है। अगर आग की बात करें, आग का तत्सम क्या होगा, तो आप कहेंगे अग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग का तत्सम अग्नि होगा। और आज जो है, आज का तत्सम क्या होता है, तो आप कहेंगे अद्य होता है। क्या होता है? अद्य होता है। और वहीं आंख जो है ये तद्भव शब्द है, आंख का तत्सम क्या होता है, तो आंख का तत्सम अक्षी होता है। ठीक है, आंख का तत्सम अक्षी होता है। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को कवर किया है और इनकी विस्तृत व्याख्या हम लोगों ने देखा है। बेहतर तरीके से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी बेहतर तरीके से समझा होगा, सीखा होगा और प्रश्नों को भी बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे। इनकी प्रकृति को आप समझते रहिए कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम लोगों ने लगभग 50 से 60 प्रश्नों को कंप्लीट किया है यहाँ पर, और हम यहाँ पर रेगुलर वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जहाँ पर हम लोग 20 प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और कुछ समय बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको प्रश्नों की संख्या जो है बढ़ा लेंगे और बेहतर तरीके से इनका अभ्यास करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और हिंदी सीखने के लिए हमें आप सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए, थोड़ा बहुत सहयोग भी करते रहिए भाई। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल जरूर रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर जो है अध्ययन जरूर करते रहें। अध्ययन करते रहें, अध्ययन बहुत ज़रूरी है। और जो है आप लोग अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करने का भी अभ्यास करते रहें और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिवीजन भी आप लोग करते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।